हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पाइथन रिवीजन टूर पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग टपल और डिक्शनरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे कि टपल क्या होता है, टपल्स पे कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं, टपल की स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं, डिक्शनरीज को क्रिएट कैसे करते हैं, कि वो की और वैल्यू पेयर क्या होता है, और इस पे कौन कौन से फंक्शंस यूज हो सकते हैं, और कई सारी बातें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कि टपल क्या होता है। टपल भी जो है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो है वो सिंपल ब्रैकेट के रूप में स्टोर होती है। मतलब लिस्ट में क्या था कि वैल्यूज जो थी वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बिग ब्रैकेट में स्टोर हो रही थी, लेकिन टपल में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो है वो सिंपल ब्रैकेट के अंदर स्टोर होने वाली है ना, ऐसे। अब आप पूछ सकते हो कि टपल को टपल क्यों बनाया गया, लिस्ट को लिस्ट क्यों बनाया गया, जब दोनों ही कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्टोर कर रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब इसके एलिमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट जो था वो म्यूटेबल डेटा टाइप था। अब नेक्स्ट, टपल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो टपल को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले वो वेरिएबल लिखे जिसमें आपको टपल को स्टोर करना है, फिर इज इक्वल टू, फिर सिंपल ब्रैकेट लगाएं और सिंपल ब्रैकेट के अंदर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे दें। तो इस तरह से आप टपल को क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है इम्पटी टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इम्पटी टपल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वो वेरिएबल दें जो इम्पटी टपल को स्टोर करने वाला है, फिर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे टपल लिखे ना। टपल क्यों लिखे, क्योंकि हमको टपल क्रिएट करना था इसलिए टपल लिखे थे। लिस्ट क्रिएट करना था तो लिस्ट लिखे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट लिख दे और सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दे और क्लोज कर दे और उसके बीच में कोई एलिमेंट ना दे, तो ये आपको t इज इक्वल टू क्या देगा, ये आपको t इज इक्वल टू एक सिंपल ब्रैकेट मतलब कि एक इम्पटी टपल दे देगा। अब नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग सिंगल एलिमेंट टपल। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों बता रहे हो ना, ये तो सबको पता है कि एक वैल्यू डाल दोगे तो एक एलिमेंट का टपल हो जाएगा। नहीं, अगर आप सिर्फ एक वैल्यू देते हो तो क्या होगा ना कि एक वैल्यू वो एज अ नंबर ले लेगा, अगर नंबर दिया होगा, स्ट्रिंग ले लेगा अगर स्ट्रिंग दिया होगा। लेकिन अगर आपको इस एक वैल्यू को टपल क्रिएट करना है तो इस एक वैल्यू के बाद अगर आप कॉमा लगाते हो तभी ये एक टपल बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए थ्री कॉमा एज एक टपल बन चुका है। ओके, तो टपल को क्रिएट करने का तरीका क्या है कि t इज इक्वल टू वो वैल्यू तो लिखो, लेकिन सामने क्या लगाओ, सामने एक कॉमा लगा दो। अगर आप ट्री को प्रिंट करते हो तो t क्या है, t अब एक टपल, ये जो वैल्यू थी वो टपल के फॉर्म में स्टोर हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाता ना तो 3 जो था वो एज अ नंबर स्टोर हो जाता, तब वो टपल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता। तो ये आप बहुत ही अच्छे से याद कर लो कि अगर सिंगल एलिमेंट टपल में स्टोर करना है तो उसके लिए आपको वो सिंगल एलिमेंट लिखना है, फिर बाद में एक कॉमा लगाना है। उस कॉमा से पता चल जाता है कि सिंगल एलिमेंट को टपल के फॉर्म में स्टोर करना है। चलिए अब नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से आप टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। लिस्ट को कैसे क्रिएट करते थे, लिस्ट लिखते थे सिंपल ब्रैकेट और उसके अंदर वो सीक्वेंस लिखते थे। यहाँ पे टपल क्रिएट करना है तो यहाँ पर टपल लिखेंगे सिंपल ब्रैकेट और वो सीक्वेंस लिखेंगे। तो इसका जो एक एक एलिमेंट होगा सीक्वेंस का, एक एक कैरेक्टर होगा सीक्वेंस का, वो एक एक एलिमेंट बन जाएगा टपल का। ये t इज इक्वल टू टपल सिंपल ब्रैकेट और इसके अंदर सीक्वेंस दिया था हेलो। तो अब हेलो का एक एक एलिमेंट जो है वो इस टपल का एक एक एलिमेंट हो जाएगा। h एक एलिमेंट बन गया, फिर ये दूसरा, फिर l तीसरा, फिर l चौथा, फिर l पांचवा। तो इस तरह से आप किसी भी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से टपल क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, कीबोर्ड इनपुट से आप टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल है, इसमें भी आपको वो वेरिएबल लिखना है जिसमें टपल को स्टोर करना है, फिर टपल लिखना है ताकि पता चले कि टपल क्रिएट करना है। फिर सिंपल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेना है। तो इनपुट फंक्शन से क्या होगा, यूजर से इनपुट आएगा और यूजर से जो भी इनपुट आएगा वो इसे किसके फॉर्म में स्टोर करेगा, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस। फिर सामने टपल लगा हुआ था इसलिए उस सीक्वेंस का एक एक कैरेक्टर जो होगा वो इसमें एक एक एलिमेंट के रूप में स्टोर हो जाएगा टपल में। चलिए देखते कैसे। यहाँ पर इनपुट लिखा था एंटर द सीक्वेंस, तो यूजर ने सीक्वेंस को एंटर किया एप्पल। अब क्या हुआ, अगर इतने को भूल जाए तो अब यहाँ पर एप्पल हो गया ना, टपल के सिंपल ब्रैकेट में एप्पल हो गया। अब क्या करेगा, इस एप्पल के एक एक एलिमेंट को, एक एक कैरेक्टर को ये अपना एक एक एलिमेंट बना लेगा। ए को बनाया, फिर पी को बनाया, फिर पी को बनाया, फिर एल को बनाया, फिर ए को बनाया।
मतलब कि एग्जिस्टिंग सीक्वेंस की तरह ही है, लेकिन आप यहाँ पे कीबोर्ड इनपुट ले रहे हो। यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो आप यूजर से ले रहे हो, और कैसे ले रहे हो, इनपुट फंक्शन की मेथड से। तो इनपुट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो भी सीक्वेंस आता है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है। बाकी तो आप जानते ही हो कि किसी भी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को टपल में कैसे क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है इवैल फंक्शन का इस्तेमाल। तो इसका एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि इससे अगर आपको नंबर स्टोर करना था लिस्ट में तो आप कर ही नहीं सकते हो। कैसे करोगे ना, नंबर तो एक सीक्वेंस है ही नहीं। अगर यहाँ पे इनपुट के आगे आप INT भी लगा देते हो तो उससे वो एरर दे देगा, क्योंकि नंबर जो है वो तो सीक्वेंस है ही नहीं, उसके एक एक वैल्यू को तो निकाल ही नहीं सकता। इसीलिए आया इसका जो सोल्यूशन है वो है इवैल फंक्शन। तो इवैल फंक्शन क्या करता है, मैंने आपको पहले बता दिया। इवैल फंक्शन इनपुट फंक्शन से जो भी रिजल्ट आता है उसको क्रॉस चेक करता है, क्योंकि इनपुट से जो भी रिजल्ट आया वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आएगा। तो इवैल फंक्शन उसको क्रॉस चेक करता है और देखता है कि यूजर क्या देना चाह रहा था। तो अगर आप यहाँ पर इनपुट में अगर आप एक टपल इंटर कराते हो ना, तो इवैल फंक्शन चेक करेगा, अच्छा यूजर ने टपल दिया था लेकिन इनपुट फंक्शन ने उसे स्ट्रिंग में बदल दिया, तो फिर उसे वो एक टपल में ही बदल देगा। मतलब टी जो वैल्यू स्टोर करेगा वो टपल ही होगी, स्ट्रिंग नहीं होगी, क्योंकि इनपुट के आगे इवैल लगा था और इवैल ने चेक किया तो पाया कि यूजर ने एक टपल इंटर किया था, इसलिए उसने स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप लिस्ट इंटर करते तो वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता, अगर आप नंबर इंटर करते तो नंबर में कन्वर्ट कर देता। तो ये होता है इवैल फंक्शन का काम। अब नेक्स्ट आता है कि टपल और लिस्ट में सिमिलरिटीज क्या क्या है। पहली सिमिलरिटी है लेंथ। मतलब लेंथ फंक्शन से आप लिस्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर रहे थे, तो लेंथ फंक्शन से आप टपल के भी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करोगे। कैसे, लेंथ लिखोगे और लेंथ के बाद सिंपल ब्रैकेट, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर अपने टपल का नाम लिख दोगे ना। नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। जैसे आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग लिस्ट में कर रहे थे, वैसे ही इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आप यहाँ पर टपल में भी करोगे। मतलब पहला एलिमेंट जो होगा टपल का उसको 0 इंडेक्स वैल्यू, फिर दूसरे को 1, अगर फॉरवर्ड में जा रहे हैं बैकवर्ड में जा रहे हैं तो लास्ट को -1, फिर सेकेंड लास्ट को -2। अगर स्लाइसिंग करनी है तो बिग ब्रैकेट टपल लिखना पड़ेगा, फिर बिग ब्रैकेट के अंदर पहले एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू, फिर कॉलन, फिर लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू +1। मतलब सेम मेथड में आपको स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग करनी है जैसे आपने लिस्ट में की थी। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर, जैसे आप लिस्ट में पता कर रहे थे कि ये छोटी सी स्ट्रिंग इस गिवन स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं, उसी तरह आप इसमें भी पता कर सकते हो कि ये छोटा सा टपल बड़े से गिवन टपल का पार्ट है कि नहीं, किसकी मदद से, इन और नॉट इन की मदद से। फिर आता है कंकैटिनेशन और रेप्लिकेशन ऑपरेटर, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी आप दो टपल को ऐड अप कर सकते हो, लेकिन आप पूछ सकते हो कि टपल तो इम्यूटेबल टाइप है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों ऐड करके एक नया टपल बनेगा। वही वाला टपल जो है वो फिर से उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं आएंगे, ये दोनों टपल ऐड होगा और एक नया टपल बना लेगा। और उसी तरह ये जो टपल गिवन टपल होगा वो नंबर ऑफ टाइम रेप्लिकेट होगा और एक नया टपल क्रिएट कर लेगा। और नेक्स्ट होता है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट। तो जिस तरह से आप लिस्ट का इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर रहे थे कि आप लिस्ट लिखते थे, फिर सिंपल ब्रैकेट और इसके अंदर वो इंडेक्स वैल्यू लिखते थे, उसी तरह आप यहाँ पे टपल लिखो, फिर बिग ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट के अंदर आप वो इंडेक्स वैल्यू लिख दो जिस इंडेक्स वैल्यू के एलिमेंट को आपको रिट्राइव करना है। तो नेक्स्ट आता है ट्रैवर्सिंग और टपल। तो ट्रैवर्सिंग और टपल में क्या होगा, टपल के एक एक एलिमेंट्स को निकाला जाएगा और अगर आप कोई प्रोसेस उस पर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हो। कैसे होगा, फिर से फॉर की मदद से होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर आई इन टी। टी क्या है, टी भी एक सीक्वेंस है, तो ये टी के एक एक एलिमेंट को रिट्राइव करेंगे, आई में स्टोर होगा वो एक एक एलिमेंट और फिर आई प्रिंट हो जाएगा। तो फिर वो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अलग अलग लाइन में क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर इंट आर्गुमेंट दिया ही नहीं था। तो अगर आप इंट आर्गुमेंट नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट इंट आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वो न्यू लाइन होती है। मतलब एक प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो फिर न्यू लाइन कैरेक्टर एग्जीक्यूट हो गया, मतलब अगला प्रिंट फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो वो नई लाइन में एग्जीक्यूट होगा। मुझे लगता है आपको टपल की भी ट्रैवर्सिंग समझ में आ गई। जैसे लिस्ट की ट्रैवर्सिंग थी, जैसे स्ट्रिंग की ट्रैवर्सिंग थी, वैसे टपल की भी ट्रैवर्सिंग है। अब नेक्स्ट आता है कि आप दो टपल को जोड़ कैसे कर सकते हो। तो भाई पहले एक टपल लिखो प्लस दूसरा टपल लिखो। अब जो नया टपल बन के आएगा उसमें आगे के एलिमेंट जो होंगे वो इस टपल के होंगे, फिर कॉमा लगा के दूसरे टपल के एलिमेंट्स होंगे और दोनों को जोड़ के एक नया टपल बना देंगे। जैसे एक टपल था जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, दूसरा टपल था 4, 5, 6 एलिमेंट वाला और दोनों को जोड़ा तो पहले 1, 2, 3 आया पहले टपल का, फिर कॉमा देकर 4, 5, 6 आया दूसरे टपल का, और ये दोनों मिलाकर अब ये जो टपल बना है ये एक नया टपल है, ना ये T1 है ना T2, ये एक नया टपल है।
फिर आता है रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग टपल। ये क्या करता है, अगर आपको कोई गिवन टपल है और आप चाहते हैं इसके एलिमेंट्स 3 या 4 बार रेप्लिकेट हो जाए या गिवन नंबर ऑफ टाइम रेप्लिकेट हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि आप टपल लिखो और टपल के बाद मल्टीप्लिकेशन साइन लगा के वो नंबर ऑफ टाइम दे दो, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको उसको रेप्लिकेट करना है। यहाँ पर टपल क्या था, टपल था 1, 2, 3 और उसको 3 बार रेप्लिकेट करना था। 1 बार, 2 बार, 3 बार रेप्लिकेट होकर एक नया टपल क्रिएट हो चुका है। अब देखते हैं टपल की स्लाइसिंग कैसे होती है। सेम टपल लिखो, फिर बिग ब्रैकेट लगाओ, बिग ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट लिखो, कहाँ वो इंडेक्स वैल्यू लिखो जहाँ पर पहला एलिमेंट था, फिर कॉलन लगाओ, फिर स्टॉप लिखो, मतलब वो इंडेक्स वैल्यू लिखो जहाँ पर पहला एलिमेंट था +1। जैसे अगर मुझे पहला एलिमेंट जो था वो 3 रिट्राइव करना था और लास्ट एलिमेंट जो था वो 5 रिट्राइव करना था, तो 3 किस इंडेक्स वैल्यू पे है, 2, तो टी लिखा, फिर बिग ब्रैकेट लगाया, फिर पहला वो इंडेक्स वैल्यू लिखा पहले कैरेक्टर की, तो पहला कैरेक्टर 2 इंडेक्स वैल्यू पे था तो 2 लगाया, फिर कॉलन लगाया, फिर लास्ट कैरेक्टर जो है वो 4 इंडेक्स वैल्यू पे था तो 4 + 1 लिखेंगे, क्योंकि वो एक कम तक ही चलता है। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। अगर आप ए को प्रिंट करते हो तो देखिए एक नंबर नया टपल आ गया जिसमें 3 आया था पहला एलिमेंट, फिर 4 आया था, फिर 5 आया था। ओके, अगर आप चाहें तो इसमें स्टेप्स भी दे सकते हैं ना, कि पहला एलिमेंट लेने के बाद कौन सा अगला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट लेना है। जैसे यही सेम था, लेकिन अगर मैंने स्टेप 2 दे दिया तो पहला एलिमेंट क्या था, 3 था, तो 3 की इंडेक्स वैल्यू थी 2, तो 2 + 2 हो गया। अब क्या होगा, 4 इंडेक्स वैल्यू पे जो वैल्यू होगी वो आएगा। अच्छा, यहाँ 0 लिखा हुआ था तो पहला एलिमेंट, सॉरी नहीं, यहाँ 0 लिखा हुआ, 0 फिर कॉलन फिर 4, तो पहला एलिमेंट क्या था, पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स वैल्यू था, 0 पे 1 था, फिर 0 + 2 हो गया, तो 2 इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा एलिमेंट था, 2 इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट था वो था 3, तो यहाँ 3 प्रिंट हो गया। फिर 2 + 2 हो गया, 4 आ गया, 4 इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा एलिमेंट था, 5, तो 5 प्रिंट हो गया। 4 में +2 करोगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो लिमिट ही 4 तक थी कि 4 इंडेक्स वैल्यू तक ही जा सकते थे, तो ये 3 ही एलिमेंट आपके आने वाले हैं। अब नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि आप टपल पे लगा सकते हो। तो सबसे पहला है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करेगा, लेन फंक्शन आपको रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी गिवन टपल में। कैसे दे सकते हो, लेन लिखो और लेन के बाद सिंपल ब्रैकेट लगाओ और सिंपल ब्रैकेट के अंदर अपना टपल दे दो। तो इस तरह से आप दे सकते हो। देखिए यहाँ पर ए है, ए में इसका आउटपुट स्टोर होने वाला है, ए = लेन और सिंपल ब्रैकेट में टी लिख दिया, तो टी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे, 1, 2, 3, तो आउटपुट आपका 3 आ गया। तो इस तरह से आप टपल में कितने एलिमेंट्स हैं वो पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, द मैक्स मेथड। मैक्स मेथड क्या करेगा, मैक्स मेथड रिटर्न करेगा वो मैक्सिमम वैल्यू, जो कि वो मैक्सिमम वैल्यू जो कि टपल में स्टोर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ और 50 लिखता हूँ, तो अगर मैं मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल क्या कैसे करना है, सबसे पहले मैक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे और मान लीजिए टपल जो है वो टी नाम के वेरिएबल में स्टोर था, तो यहाँ टी लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट को चेक करेगा और देखेगा इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 50 है, तो इसका इस मैक्स मेथड का जो आउटपुट आने वाला है वो 50 आने वाला है। जैसे यहाँ एक टपल था, उसका पहला एलिमेंट 100 था, दूसरा 29 और तीसरा 57, तो यहाँ पर मैंने मैक्स लिखा, फिर मैक्स के बाद सिंपल ब्रैकेट और उसके अंदर टी लिख दिया। मतलब टी में मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो मुझे रिट्राइव करनी थी, तो क्या है, 100 है। तो इस तरह से आप मैक्स वैल्यू, अगर मैक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो मैक्स फंक्शन से आप मैक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो मिन से आप मिन वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सेम है, आप मिन लिखोगे ना और मिन के बाद सिंपल ब्रैकेट लगाओगे, सिंपल ब्रैकेट के अंदर अपना टपल दे दोगे ना, और टपल में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाने वाली। जैसे यहाँ पर वैल्यू था -1, -10, -20, इसमें सबसे छोटा क्या है, -20 है ना, -20 सबसे छोटा है। तो अगर आप इसको प्रिंट कराते हो, अगर आप मिन फंक्शन का इस्तेमाल करते हो और उसके आउटपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो और वो वेरिएबल आप प्रिंट कराते हो, तो आपको -20 ही एज अ आउटपुट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है, द इंडेक्स मेथड। तो इंडेक्स मेथड क्या करता है, इंडेक्स मेथड आपसे एक एलिमेंट इंटर कराता है और फिर वो चेक करता है कि ये एलिमेंट गिवन टपल में कहाँ पर है। कैसे, सबसे पहले आप टपल का नाम लिखें ना, अगर आपने कोई वेरिएबल असाइन किया है तो वो वेरिएबल लिखें, फिर डॉट लिखें, फिर यहाँ पर आप इंडेक्स लिखें और इंडेक्स के बाद सिंपल ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट लिखें जो कि आपको गिवन टपल में खोजना है कि वो किस इंडेक्स वैल्यू पे है।
एग्जाम्पल, मुझे खोजना था कि 20 किस इंडेक्स वैल्यू पे था, तो मैंने टी लिखा क्योंकि टी नाम के वेरिएबल में मैंने इस टपल को स्टोर किया था। फिर मैंने इंडेक्स लिखा और इंडेक्स लिखने के बाद मैंने यहाँ पर दिया कि 20 एलिमेंट ढूंढ के बताओ किस इंडेक्स वैल्यू पे, तो 20 किस इंडेक्स वैल्यू पे था, 1 इंडेक्स वैल्यू पे था, तो आपको आउटपुट भी 1 मिल गया। अब नेक्स्ट आता है द काउंट मेथड। तो काउंट मेथड क्या करता है, द काउंट मेथड रिटर्न कराता है, द काउंट मेथड रिटर्न द काउंट ऑफ अ मेंबर एलिमेंट इन द गिवन सीक्वेंस। काउंट मेथड नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पर जो भी आप एलिमेंट देते हो वो एलिमेंट इस गिवन टपल में कितनी बार है, कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है, काउंट मेथड वही एज आउटपुट देता है। जैसे मान लीजिए एक टपल था और टपल में 4,4,4,4 था और आपको जानना था इस टपल में कितनी बार 4 है, तो आप सबसे पहले उस टपल का वेरिएबल लिखेंगे टी, फिर उसके बाद डॉट, फिर डॉट के बाद काउंट और काउंट के बाद सिंपल ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट में वो एलिमेंट डाल देंगे जिसके नंबर ऑफ रेपिटेशंस आपको पता करने हैं। मुझे 4 के पता करने, मैंने 4 लिख दिया, तो अब ये गिनेगा कि 4 इस टपल में कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, तो आउटपुट भी आपको ये 4 दे देगा। फिर नेक्स्ट आता है द टपल मेथड। तो टपल मेथड से क्या होता है, टपल मेथड से आप किसी भी गिवन सीक्वेंस को टपल में चेंज कर सकते हो। पहले ही हम लोग इसकी बात कर लिए हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टपल लिखना पड़ेगा और टपल के बाद सिंपल ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट में आपको वो अपना सीक्वेंस देना होगा और सीक्वेंस के एक एक एलिमेंट को टपल अपना एक एक एलिमेंट बना लेगा। जैसे कि मैंने अगर सीक्वेंस में ए बी सी दिया हुआ था, तो टपल क्या करेगा, ए को पहला एलिमेंट बनाएगा, बी को दूसरा एलिमेंट बनाएगा और सी को तीसरा एलिमेंट बनाएगा। इस तरह से वो एक टपल क्रिएट कर लेगा किसी भी गिवन सीक्वेंस से। तो यहाँ पर हमारा जो टपल है वो भी ओवर हो चुका है। तो मुझे लगता है आपको टपल भी बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 2 ही टॉपिक बचती है, एक है डिक्शनरी और दूसरी है सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको भी फिनिश कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि डिक्शनरीज क्या होती हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोग पॉइंट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिक्शनरीज को करली ब्रैकेट में स्टोर किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट में स्टोर करते हैं, लिस्ट को बिग ब्रैकेट में स्टोर करते हैं, टपल को सिंपल ब्रैकेट में स्टोर करते हैं और डिक्शनरी को करली ब्रैकेट में स्टोर करते हैं। वाह वाह वाह, पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है ना। उससे पहले की बातें कर लेते हैं। इसमें भी है एलिमेंट, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स इसमें भी स्टोर करते हैं, लेकिन अब जो झोल है वो इसके एलिमेंट्स में है। अब यहाँ पर एलिमेंट सिर्फ आप नंबर नहीं दे सकते, सिर्फ आप कोई स्ट्रिंग नहीं दे सकते या फिर कोई लिस्ट नहीं दे सकते, कोई टपल नहीं दे सकते, कोई स्पेशल सिंबल नहीं दे सकते। यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो की, सबसे पहले यहाँ पर की लिखा होगा ना, और फिर कॉलन लिखा होगा, फिर वैल्यू लिखा होगा। मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट के अंदर एक वैल्यू पहले आएगी, एक वैल्यू पहले आएगी, फिर कॉलन लगेगा और कॉलन के बाद एक और वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर की लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। अब की में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू में आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप 2 कीज को सेम नहीं लिख सकते एक गिवन डिक्शनरी में। क्यों नहीं सेम लिख सकते, क्योंकि जो डिक्शनरी होती है वो अनऑर्डर्ड होती है। मतलब आप डिक्शनरी की सॉर्टिंग नहीं कर सकते। अगर सॉर्टिंग नहीं कर सकते तो वैल्यूज को कैसे रिट्राइव करेंगे। तो वैल्यूज जो होती है वो कीज की मदद से ही रिट्राइव होती हैं, इसीलिए आप किसी भी 2 कीज को सेम नहीं रख सकते। ये पहली बात ना। और दूसरी बात क्या है कि की और कॉलन वैल्यूज के फॉर्म में इसका एक एलिमेंट स्टोर होता है। तीसरी बात क्या है कि कॉमा के एक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। चौथी बात क्या है कि पूरी डिक्शनरी करली ब्रैकेट के अंदर स्टोर होती है। और पांचवी बात ये है कि डिक्शनरी जो होती है वो म्यूटेबल होती है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि इंडेक्सिंग कीज की मदद से होता है, इसलिए आप कीज को कभी नहीं चेंज कर सकते। जो चीज़ आप चेंज कर सकते हो वो है वैल्यूज। कीज की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, और वो वैल्यूज जो आप चेंज करने वाले हैं वो कोई इंडेक्स मेथड से चेंज नहीं करने वाले, जैसे आप लिस्ट और टपल में करते थे। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो चेंज होंगी बाय द हेल्प ऑफ कीज ओनली। चलिए अब एक डिक्शनरी क्रिएट करके देखते हैं। तो डिक्शनरी सबसे पहले वो वेरिएबल लिखा जिसमें डिक्शनरी को स्टोर करना था, फिर इज इक्वल टू लिखा, फिर करली ब्रैकेट लिखा, फिर की वैल्यू पेयर लिखा और उसकी वैल्यू पेयर को मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया और मेरी एक डिक्शनरी तैयार हो गई। अब कीज क्या होती है, कीज म्यूटेबल होती हैं। हाँ, डिक्शनरी म्यूटेबल होती हैं, लेकिन कीज इन डिक्शनरी आर इम्यूटेबल। क्यों इम्यूटेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर कीज की मदद से ही आप वैल्यूज को रिट्राइव करते हो। अब नेक्स्ट आता है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी।
तो इसमें आपके पुराने मेथड सारे गुप हो गए कि इंडेक्सिंग करेंगे और इंडेक्स वैल्यू की मदद से आप एलिमेंट्स को रिट्राइव कर लेंगे। यहाँ कैसे करते हैं, थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ इंडेक्स वैल्यू की जगह आप यहाँ पर कीज को लिखते हैं और कीज की मदद से आप वैल्यूज को रिट्राइव करते हैं। तो सबसे पहले आप डिक्शनरी का नाम लिखोगे, फिर सिंपल ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट के अंदर वो की लिखोगे जिसकी वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि की वैल्यू एक सिंगल एलिमेंट होता है ना। तो अगर आपने वो की दी तो कॉलन के बाद उससे जो वैल्यू एसोसिएटेड थी वो वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ आप कीज लिखोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एक डिक्शनरी था तो मुझे ए की क्या वैल्यू थी वो फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले मैंने डिक्शनरी जो वेरिएबल में स्टोर था वो लिखा, फिर सिंपल ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर की लिख दी। की क्या थी, ए थी। अब ए से एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, 5, तो 5 एज आउटपुट मिल गया। इस तरह से आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, इंडिविजुअल वैल्यूज को, मतलब कीज की मदद से वैल्यूज को रिट्राइव कर सकते हैं। कहाँ पे, अपने गिवन डिक्शनरी से। चलो, अभी तक आपने लिस्ट की ट्रैवर्सिंग को पढ़ा था, टपल की ट्रैवर्सिंग को पढ़ा था, स्ट्रिंग की ट्रैवर्सिंग को पढ़ा था और तीनों सेम थे। लेकिन डिक्शनरी की ट्रैवर्सिंग जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। काम इसमें भी वही होता है कि इसमें भी सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, सारे इंडिविजुअल एलिमेंट मतलब की वैल्यू पेयर को लाया जाता है, उन पे कोई प्रोसेस करना होता है तो प्रोसेस किया जाता है। लेकिन कैसे, वो तरीका अलग है। तरीका क्या है, सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की और आप देख सकते हैं कि ये डिक्शनरी मल्टी लाइन में स्टोर की गई है। तो मल्टी लाइन डिक्शनरी अगर आपको लिखनी पड़ती है तो पर लाइन के अंत में आपको एक स्लैश लगा देंगे तो वो समझ जाएगा कि अभी डिक्शनरी कंटिन्यू है। करने का तरीका वही फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। तो फॉर लिखा, फिर कीज लिखा, कीज क्या है वो वेरिएबल, फिर इन किधर से D1 डिक्शनरी से वैल्यू को रिट्राइव करनी है। तो देखिए ये अनऑर्डर्ड सेट है ना, तो अनऑर्डर्ड सेट है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका अगर डिक्शनरी में आप पहले ये लिखे हो तो जब आप बाहर निकाल रहे होगे तो पहला की वैल्यू पेयर भी यही निकलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। की वैल्यू पेयर कोई भी पहले निकल सकता है। तो हमारे केस में पहले ये पेयर निकला है, तो ये पेयर निकला तो क्या हुआ कि इसका जो कीज था वो मिल गया इस कीज वेरिएबल को, इसकी वैल्यू पेयर का कीज असाइन हो गया ना। फिर आपने प्रिंट किया कीज को, तो कीज प्रिंट किया तो कीज क्या था, ए था, तो ए प्रिंट हो गया। फिर कॉलम प्रिंट किया तो फिर कॉलम प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल एलिमेंट को रिट्राइव किया और फिर प्रिंट किया। तो इंडिविजुअल एलिमेंट को रिट्राइव कैसे करते हैं, डिक्शनरी का नाम, फिर की को लिखते हैं। तो यहाँ पर की किस वेरिएबल में स्टोर थी, की जो था वो कीज वेरिएबल में स्टोर थी। यहाँ आपने कीज लिखा तो इसका मतलब है कि D1 और यहाँ पर कीज की वैल्यू क्या थी, ए। तो ए से कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है, तो स्ट्रिंग। इसी तरह से ये प्रिंट हो गया, उसके बाद ये भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप डिक्शनरी की ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है कि आप डिक्शनरी में एक नया की वैल्यू पेयर कैसे जोड़ सकते हो ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, उसके लिए सबसे पहले आपको डिक्शनरी का नाम लिखना होता है जिसमें आपको जोड़ना है। फिर यहाँ पर एक नई की लिखनी होती है ना। अगर आप पुरानी कोई की रिपीट कर दोगे तो क्या होगा कि वो जो पुरानी की थी उसकी जगह ये नई वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपको नया की वैल्यू पेयर जोड़ना है तो आपको यहाँ नया की लिखना पड़ेगा, फिर कॉलन लगाना पड़ेगा, फिर वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो नई वैल्यू आप इस की को असाइन करने वाले हो। तो यहाँ पे अंतिम में या पहले में का झंझट ही नहीं है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड सेट है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ऐसे लिखा हुआ था तो किस फॉर्म में कौन सी की वैल्यू पेयर पहले स्टोर हुई है, कौन सी की वैल्यू बाद में स्टोर हुई है। तो उससे मतलब ही नहीं कि इंड में स्टोर होता है कि पहले स्टोर होता है। ओके, लेकिन स्टोर कैसे होता है नया की वैल्यू पेयर देते कैसे हैं वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है। हमारे केस में मैंने D1 लिख दिया। फिर उसके बाद ये बिग ब्रैकेट लगाना और बिग ब्रैकेट के अंदर की लिखना है और नई की लिखना है। अगर पुरानी की लिखते हो तो वो अपडेट हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आपको नई की लिखना है। फिर उसके बाद आपको इज इक्वल्स टू लगाना है, यहाँ कॉलन लगा दिया तो सॉरी, इज इक्वल्स टू लगाना है और आपको नई वैल्यू देना है इस नई की को। नई वैल्यू नहीं, पुरानी वैल्यू भी दोगे, क्योंकि वैल्यूज जो होती हैं वो फर्क नहीं पड़ता कि 2 की सेम है या 4 की सेम है। तो वैल्यूज आप कुछ भी दे सकते हो। अब नेक्स्ट आता है अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द डिक्शनरी। मैंने आपको बताया कि अगर इसी में आपने वो की लिख दी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा कि उस की पर जो भी वैल्यू थी अब वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस नई वैल्यू से। देखिए यहाँ पर भी सिंटेक्स सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो आप की लिखोगे वो की जो है डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट होने चाहिए, और जो आप यहाँ पर वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू उस की जो पहले वाली वैल्यू थी उस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। और अगर आपने मान लीजिए कोई नई
की लिख दी तो, और एक नई वैल्यू और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी, तो अब एक नया की वैल्यू पेयर आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाने वाला है। तो अगर पहले से की है और पहले से एग्जिस्ट की को आप यहाँ पर लिखते हो तो उसकी वैल्यू अपडेट होगी, और नया की लिखते हो तो एक नया की वैल्यू पेयर वहाँ पर डिक्शनरी में ऐड अप हो जाएगा। अब जो नई टॉपिक है वो है चेकिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्शनरी। मतलब अगर आपके पास कोई एक की है और आप जानना चाहते हो कि ये की डिक्शनरी का है कि नहीं, तो उसके लिए आप इन मेंबरशिप ऑपरेटर या नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इन मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो तो अगर वो की जो है वो डिक्शनरी की मिलती है तो वो ट्रू देगा, नहीं मिलती है तो फॉल्स देता है। अगर नॉट इन का इस्तेमाल करते हो तो अगर की जो है वो डिक्शनरी की नहीं होती है तब ट्रू देगा, और अगर हो जाती है तो फॉल्स देगा। कैसे करना है ये देखते हैं। हमारे पास एक डिक्शनरी थी एम्प्लॉय नाम की, EMPL, शॉर्ट फॉर्म एम्प्लॉय का EMPL होता है। तो EMPL मतलब एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी थी, और मुझे जानना था कि एज इस डिक्शनरी का एक की है कि नहीं। तो मैंने क्या लिखा, एज लिखा, फिर इन लिखा। कहाँ पे खोजना है, एम्प्लॉय में खोजना है। तो इनके बाद मैंने डिक्शनरी का नाम लिखा। तो देखते हैं सैलरी एज, ओ एज एक की है, तो मुझे आउटपुट में ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इन का इस्तेमाल किया था। इन ट्रू कब देगा, जब वो मिल जाएगी तब, इसलिए ट्रू आउटपुट आ गया। अब देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि आप डिक्शनरी पे लगा सकते हो। तो सबसे पहला फंक्शन है लेन मेथड। तो लिस्ट और टपल में क्या करता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता था। तो यहाँ पर डिक्शनरी में क्या बताएगा, डिक्शनरी में ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स आपकी डिक्शनरी में हैं। देने का तरीका क्या है, देने का तरीका सेम है, लेन लिखो और लेन के बाद सिंपल ब्रैकेट लगाओ और सिंपल ब्रैकेट में डिक्शनरी का नाम लिख दो। तो ये बता देगा आपको कि कितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर है आपकी डिक्शनरी में। जैसे अगर मैं एम्प्लॉय एक डिक्शनरी पर ही से लगाता हूँ तो ये आउटपुट 3 देगा, क्योंकि इसमें 3 की वैल्यू पेयर्स हैं, इसीलिए इसने आउटपुट 3 दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है, आपके सारे बाल उड़ा के आपको एक टकला बना देता है। तो लिस्ट में क्या करता था, सारे एलिमेंट्स उड़ा के एम्प्टी लिस्ट बना देता था, और टपल तो इम्यूटेबल था तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन डिक्शनरी तो म्यूटेबल है। तो ये क्या करेगा, ये सारे की वैल्यू पेयर को उड़ा देगा और आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, द गेट मेथड। तो गेट मेथड से क्या करना होगा, गेट मेथड से आप की देकर उसकी वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले आपको डिक्शनरी का नाम लिखना होगा, फिर डॉट करके आपको गेट लिखना होगा, और गेट के बाद आपको यहाँ पर की देनी होगी जिस की से एसोसिएटेड आपको वैल्यू चाहिए। मान लीजिए कि आपने कोई की दी और वो डिक्शनरी में नहीं मिलती है, तो अब तो एरर आएगा। अगर आप उस एरर को हटाना चाहते हो तो उस की के बाद एक आप कॉमा लगाओ और यहाँ पर एक दूसरी वैल्यू दे दो। तो ये वैल्यू कब प्रिंट होगी, ये वैल्यू तब प्रिंट होगी जब वो की जो है उससे एसोसिएटेड कोई वैल्यूज डिक्शनरी में होगी ही नहीं। तो इसके अंदर आपने जो लिखा होगा वो आपको ऐसा आउटपुट मिल जाएगा एरर की जगह। ये चीज़ कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, आप चाहो तो नहीं लिख सकते हो, इसीलिए इसको बिग ब्रैकेट में इंक्लोज किया गया है। अगर सिंटेक्स में कोई चीज़ बिग ब्रैकेट में इंक्लोज होती है इसका मतलब है कि वो सिंटेक्स में ऑप्शनल है। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, डिक्शनरी ये है और मुझे वैल्यू चाहिए एक की से एसोसिएटेड वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने डिक्शनरी का वेरिएबल लिखा डिक, फिर गेट लिखा, फिर गेट के बाद सिंपल ब्रैकेट में मैंने वो की डाल दिया। की क्या है, ए। अब ए से एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, 5। तो 5 ऐसा आउटपुट मुझको मिल गया अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा। अब नेक्स्ट आता है द आइटम मेथड। तो आइटम मेथड क्या करेगा, आइटम मेथड एक की वैल्यू पेयर्स को रिटर्न करेगा ना। आइटम मेथड क्या करेगा, आइटम मेथड आपको की वैल्यू पेयर को रिटर्न करेगा और टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा। अब देखते हैं कैसे रिटर्न करता है। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है डिक्शनरी लिखो, फिर डॉट, फिर आइटम्स लिखो। यस लगाना जरूरी है ना, इसके बाद बहुत सारे कीज में यस लगाना जरूरी है। इसके बाद एक और आएगा वैल्यूज में यस लगाना जरूरी है, आइटम्स में यस लगाना जरूरी है। अगर आप भूल जाते हो तो कोडिंग में एरर आएगा और मार्क्स, एग्जाम में मार्क्स कटेगा, तो इसको ध्यान से करें। और उसके बाद सिंपल ब्रैकेट आपको लगा देना है। मेरे पास एक लिस्ट थी, एक डिक्शनरी थी सॉरी, एम्प्लॉय नाम की, और मुझे इसके एक की वैल्यू पेयर को ऐसा टपल के फॉर्म में चाहिए था। तो मैंने क्या किया, माई लिस्ट लिखा जिसमें ये सारी स्टोर होने वाली हैं, फिर इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय लिखा,
डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम्स लिखा और उसके बाद सिंपल ब्रैकेट लगा दिया। फिर मैंने इसमें जो जो वैल्यू स्टोर हुई है उसको सोचा कि एक एक करके रिट्राइव करूं और प्रिंट करूं। तो मैंने क्या लिखा, फॉर एक्स इन माई लिस्ट, माई लिस्ट से एक एक एलिमेंट को निकालो। तो माई लिस्ट में पहला एलिमेंट क्या था, पहला एलिमेंट कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक की वैल्यू पेयर, ऐसा पहला एलिमेंट उसमें स्टोर हो गया होगा इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो वो देखिए इन द फॉर्म ऑफ टपल की वैल्यू पेयर आपका आउटपुट आ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह से सारे की वैल्यू पेयर्स आपके टपल के फॉर्म में आउटपुट में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या था कि जो की वैल्यू पेयर था वो एक टपल के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर था। तो ये था आइटम। आइटम क्या करता है, आइटम जो है वो डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर को टपल के फॉर्म में स्टोर कर लेता है ना। पहले की लिखता है, फिर कॉमा करके वैल्यू लिखता है और उसको पूरे को एक टपल बना लेता है और इस सारी की वैल्यूज पेयर को इसी फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इसलिए जब मैंने इसका आउटपुट लिया तो देखिए सारा एक टपल के फॉर्म में आया है। चलिए अब नेक्स्ट आता है द कीज मेथड। तो द कीज मेथड क्या करता है, किसी गिवन डिक्शनरी में जितने भी नंबर ऑफ कीज होते हैं ये सारे नंबर ऑफ कीज को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट में स्टोर कर लेता है। और अगर आप उसको प्रिंट कराते हो तो आपको एक लिस्ट प्रिंट होती है जिसमें सारे कीज एज एन एलिमेंट होते हैं। देने का तरीका क्या है, डिक्शनरी लिखो, फिर डॉट लिखो, फिर की नहीं कीज लिखो ना, और फिर उसके बाद सिंपल ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस डिक के कीज डिक डॉट कीज लिखा तो ये जो सारे की थे ए बी सी है, ए बी सी ये जो तीनों की थे ये एक एज अ एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो चुके हैं और मैंने प्रिंट कराया तो ये आपको आउटपुट मिला, जिससे आपको ये प्रूफ भी मिल जाता है कि इस फंक्शन से सारे कीज जो है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट के एलिमेंट में स्टोर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है द वैल्यूज मेथड। तो वैल्यूज मेथड सारी वैल्यूज को एक लिस्ट के एलिमेंट के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। देने का तरीका क्या है, सेम है, डिक्शनरी लिखो, फिर डॉट, फिर वैल्यूज लिखो और वैल्यू नहीं वैल्यूज लिखो और उसके बाद सिंपल ब्रैकेट। तो इसी के देखिए ये सारे जो थे इसको एक लिस्ट के वैल्यूज के फॉर्म में इसने स्टोर, एक लिस्ट में हर वैल्यू को एज अ लिस्ट के एलिमेंट के फॉर्म में स्टोर कर लिया और मैंने इसे प्रिंट किया तो कुछ ऐसा आउटपुट मिला। सिंपल ब्रैकेट में लगाना, बिग ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया था। मैं इसको आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट आता है द अपडेट मेथड। तो अपडेट मेथड से क्या होता है, अपडेट मेथड से आप ना दो डिक्शनरीज को जोड़ सकते हैं। अपडेट मेथड से क्या कर सकते हैं, अपडेट मेथड से आप दो डिक्शनरी को जोड़ सकते हैं और ये अपडेशन क्या होगा, दो डिक्शनरी को जोड़ के जो नया डिक्शनरी बनेगा वो कोई नया डिक्शनरी नहीं होगा, वो जो आप यहाँ पर पहले डिक्शनरी लिखे होंगे उसी में वो एलिमेंट जुड़ गए होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका गिवन डिक्शनरी है आप चाहो तो उसमें दूसरी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हो ना। देखते हैं कैसे। तो पहली डिक्शनरी मेरी थी जिसमें एक की वैल्यू पेयर था, दूसरी डिक्शनरी थी एक की वैल्यू पेयर था और मैं चाहता था कि इस डिक्शनरी के एलिमेंट्स भी मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं पहली डिक्शनरी का नाम लिखूंगा जिसमें मुझे दूसरी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को ऐड करना है। अरे मेरा माउस। फिर उसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा ना, और डॉट के बाद मैं अपडेट लिखूंगा ना, और अपडेट के बाद क्या करूंगा, अपडेट के बाद यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट में दूसरी डिक्शनरी लिख दूंगा। तो जब मैं अब मैं अगर D1 को प्रिंट कराता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट लिख देना ना, क्योंकि ये जैसे आइडल में जैसे होगा वैसे मैंने दिया है। तो अगर आप उसमें लिखते हो कि एज अ फाइल लिखते हो, एज अ फाइल में लिखते हो, पाइथन फाइल में लिखते हो तो आपको यहाँ पर प्रिंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई आउटपुट नहीं आएगा ना। तो देखिए ये तो इसका एलिमेंट पहले से था लेकिन इस डिक्शनरी के एलिमेंट्स भी अब इसके लास्ट में जुड़ गए हैं। अब दूसरी बात, अगर ये लिस्ट या टपल होता तो लास्ट में जुड़ते, लेकिन डिक्शनरी में तो खेला ही नहीं क्योंकि ये अनऑर्डर्ड सेट है। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि ये बाद में स्टोर हुआ है और ये पहले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी पहले स्टोर हो सकता है और ये भी बाद में स्टोर हो सकता है क्योंकि ये एक अनऑर्डर्ड सेट है की वैल्यू पेयर्स का। तो टपल और डिक्शनरी से जितनी भी बातें हो सकती थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स।